एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल और बीइंग लेडी के इस अगले एपिसोड में। आज का मेरा जो टॉपिक है वो है कुछ ऐसी चिंताएं न्यूबॉर्न बेबीज से जुड़ी हुई जिसे लेकर अक्सर नई माँ परेशान रहती हैं। वैसे तो न्यूबॉर्न बेबीज से जुड़ी हुई ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिसे लेकर हम चिंतित रहते हैं, लेकिन आज 10 इंपॉर्टेंट ऐसी चिंताओं के बारे में मैं आपसे डिस्कस करूंगी जिसे लेकर एज अ मदर मैं अक्सर परेशान रहती थी। और जब आज मैं उन सारी चीजों के बारे में सोचती हूँ तो मुझे वो सारी चिंताएं बेबुनियाद लगती हैं, क्योंकि वो सारी जो चीज़ें न्यूबॉर्न बेबीज़ के साथ होती हैं वो बिल्कुल नॉर्मल है, उसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो और डिस्कस करते हैं उन 10 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे। नंबर 1, सॉफ्ट स्पॉट। आपने अक्सर याद किया होगा कि न्यूबॉर्न बेबीज़ के सर का जो ऊपरी वाला हिस्सा और पिछला वाला जो हिस्सा है वो काफ़ी सॉफ्ट होता है, इसे ही सॉफ्ट स्पॉट कहते हैं। तो इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि बच्चे जब जन्म लेते हैं तो जन्म के बाद भी उनके बॉडी में ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि डेवलप कर रहे होते हैं, जो कि बन रहे होते हैं। तो सर भी उनमें से ही एक है, तो इसे भरने में ज़्यादा समय नहीं लगता है। जैसे पिछला वाला जो हिस्सा होता है वो विदिन 3 मंथ्स भर जाता है, और ऊपरी वाला जो सॉफ्ट स्पॉट होता है उसे भरने में एटलीस्ट साल भर का समय लगता है। ये भी डिपेंड करता है बच्चों के ऊपर, ये बच्चे टू बच्चे वैरी करते हैं, किसको कितना टाइम लगेगा, इसमें अलग अलग वेरिएशन आते हैं, इसमें आपको डरने वाली कोई बात नहीं। नंबर 2, हिकअप्स। अब आपने न्यूबॉर्न बेबीज में ये समस्या काफ़ी देखी होगी कि उनको बार बार हिचकियाँ आती हैं और काफ़ी मात्रा में हिचकियाँ आती हैं। इससे हम काफ़ी परेशान हो जाते हैं, ये देख कर के उनको काफ़ी परेशानी हो रही होगी, काफ़ी तकलीफ हो रही होगी हिचकियाँ लेते हुए, लेकिन उनको बिल्कुल भी तकलीफ नहीं हो रही होती है फ्रेंड्स। और जो हिचकियाँ उनको आती है वो बिल्कुल ही नॉर्मल है, क्योंकि उनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो काफ़ी वीक होता है। जब बच्चा माँ के पेट में होता है उस वक्त वो खाना डायरेक्टली नहीं खा रहा होता है, माँ जो खाती है उसी से ही उस बच्चे को न्यूट्रिशन मिल रहा होता है। लेकिन जब बच्चा माँ के पेट से बाहर आता है तब वो खाना डायरेक्टली खाना शुरू करता है और उसका डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो फंक्शन करना शुरू करता है, जो कि काफ़ी वीक होता है, और इसी वजह से उन्हें हिकअप्स आती हैं बार बार। तो इसमें भी घबराने वाली कोई बात नहीं, ये भी बिल्कुल नॉर्मल है, हिचकियाँ आना बिल्कुल नॉर्मल है। नंबर 3, इर्रेगुलर पॉटी। अब इस समस्या से मैं काफ़ी परेशान थी, क्योंकि शुरुआत के दिनों में मेरी बेटी दिन में 7 से 8 बार तक पॉटी करती थी, जिससे कि मैं बहुत ही परेशान थी। और मैंने अपने डॉक्टर से जब इस बारे में बात की तो उन्होंने बताया कि ये बिल्कुल नॉर्मल है, क्योंकि न्यूबॉर्न बेबीज दिन में बहुत बार फीड करते हैं, 8 से 9 बार फीड करते हैं, तो 7 से 8 बार उनका पॉटी करना बिल्कुल जायज़ है। और अगर आपका बच्चा 7 से 8 बार दिन में पॉटी करता हो या फिर 7 से 8 दिन में 1 बार पॉटी करता हो, ये दोनों ही चीज़ें बिल्कुल नॉर्मल है। और यही नहीं, बच्चे के जो पूप का जो कलर है वो भी काफ़ी परेशान करती है हम नई माओं को। जैसे कि कभी कभी उनके पूप का कलर ब्राउन होता है, कभी ग्रीन होता है, तो कभी येलो होता है। तो ब्राउन, ग्रीन और येलो ये नॉर्मल है, इसमें आपको घबराने वाली बात नहीं है। आपको सिर्फ डरना तब है जब बच्चे के पूप का कलर रेड, व्हाइट या फिर ब्लैक हो तब। नंबर 4, स्पिट अप्स। अब स्पिट अप्स की समस्या भी न्यूबॉर्न बेबीज में काफ़ी नॉर्मल है। बच्चे जब दूध पीते हैं, दूध पीने के थोड़ी देर बाद वो उल्टी करते हैं, दही जैसा कुछ निकालते हैं अपने मुंह से। ये बिल्कुल ही नॉर्मल है दोस्तों। इनफैक्ट मैं तो बहुत ही डर जाया करती थी, क्योंकि मेरी बेटी के साथ ये जो प्रॉब्लम है वो तकरीबन 6 महीने तक रही। कुछ बच्चों में बहुत जल्दी ख़त्म हो जाती है और कुछ बच्चों में ये 6 महीने के बाद भी लास्ट करती है। मेरी बच्ची को जैसे 6 महीने तक ये प्रॉब्लम थी, और मैंने अपने डॉक्टर से जब बात की तो उन्होंने बताया कि ये प्रॉब्लम नहीं है, इसमें आपको डरने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि बच्चे जब दूध पिएंगे उसका जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत ही वीक होता है, तो एक्सेस जो दूध होता है वो उल्टी करके दही के रूप में वो बाहर निकाल देते हैं। तो ये बिल्कुल नॉर्मल है। जब तक बच्चे सॉलिड्स पे नहीं आते, सॉलिड खाना शुरू नहीं करते, तब तक ये समस्या अक्सर बहुत सारे बच्चों में देखी जाती है। नंबर 5, पिंपल्स एंड रेडनेस ऑफ स्किन। तो बच्चा जब माँ की पेट पे होता है तो बिल्कुल सुरक्षित एटमॉस्फेयर में होता है, वहाँ पे बिल्कुल सेफ होता है। लेकिन जैसे ही बच्चा माँ के पेट से बाहर आता है, उसे हमारे एटमॉस्फेयर में एडजस्ट करना होता है, उसकी स्किन को हमारे एटमॉस्फेयर में एडजस्ट करना होता है। और बच्चा जैसे ही बाहर आता है हम उसे कपड़े पहनाना शुरू करते हैं, उसके ऊपर प्रोडक्ट यूज़ करना शुरू करते हैं, जैसे कि तेल, पाउडर, क्रीम, ये सब, जिसकी वजह से बच्चे की स्किन में पिंपल या फिर रैशेस ये सब आना शुरू हो जाते हैं। तो ये बिल्कुल नॉर्मल है। धीरे धीरे जैसे उसकी स्किन इन सब चीज़ों का अडेप्ट करती है, ये जो प्रॉब्लम है पिंपल्स और रेडनेस ऑफ स्किन की, ये भी दूर हो जाती है। नंबर 6, स्नीज।
अगेन बच्चा जब माँ के पेट के सुरक्षित एटमॉस्फेयर से जब बाहर निकलता है हमारे एटमॉस्फेयर में, तो यहाँ पे उसे काफ़ी डर्ट, पोल्यूशन, धूल, मिट्टी, इन सब का सामना करना पड़ता है, जिसकी वजह से उसे काफ़ी छींकें आती है शुरुआत के दिनों में। और बच्चों में, न्यूबॉर्न बेबीज़ में छींकें आना अच्छी बात कही जाती है, क्योंकि उनके नाक में डर्ट या फिर कुछ पोल्यूशन जो अटके हुए होते हैं वो छींक के माध्यम से बाहर निकल जाते हैं। तो छींकें आना न्यूबॉर्न बेबीज़ में अच्छा माना जाता है। नंबर 7, गैस या फिर कॉलिक प्रॉब्लम। अब ये भी ऐसी एक समस्या है न्यूबॉर्न बेबीज़ में जिससे हम काफ़ी चिंतित रहते हैं, लेकिन एक तो ऐसे उपाय हैं जिससे अगर आप सही तरीके से फॉलो करेंगे तो इससे आप निदान पा सकते हैं। जैसे कि न्यूबॉर्न बेबीज़ को आप जब दूध पिलाएं तो दूध पिलाने के बाद उसे सही तरीके से उसे बर्प कराएं। बर्प कराने पे उनको जो ये गैस की प्रॉब्लम है वो काफ़ी हद तक दूर हो जाती है। और नेक्स्ट जो उपाय है वो ये है कि आप जब ब्रेस्ट फीड करा रहे हो बच्चे को, तो आप भी ये इस बात का ध्यान रखिए कि आप ऐसा कुछ उल्टा सीधा ना खाएं जिससे कि आपके बच्चे को गैस हो जाए। और आप बच्चे को थोड़ा टमी टाइम दीजिए। टमी टाइम देने पर भी उसको गैस से रिलीफ हो सकती है। और इससे भी अगर आपके बच्चे को गैस से रिलीफ ना हुई हो तो आप डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए। हो सकता है आपके डॉक्टर कुछ ऐसा मेडिसिन प्रोवाइड करे आपको जिससे कि आपके बच्चे को गैस या फिर कॉलिक से थोड़ा रिलीफ मिले। नंबर 8, डायपर रैश। अगर आप अपने बेबी के ऊपर कंटिन्यूसली डायपर का प्रयोग करते हो तो डायपर रैश आना बहुत ही स्वाभाविक है, चाहे आप कितने ही महंगे ब्रांड का या बहुत ही अच्छे ब्रांड का डायपर क्यों ना यूज़ कर रहे हो। बस आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि डायपर पहनाते वक्त आप डायपर रैश क्रीम जो मिलते हैं मार्केट में, बहुत अच्छे अच्छे डायपर रैश क्रीम्स मिलते हैं, उसका इस्तेमाल करें। इससे क्या होगा कि आपके बेबी को डायपर रैश कम होगी या तो फिर हो सकता है ना हो। नंबर 9, स्लीप्स फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। तो अक्सर माँ बाप को ये परेशानी रहती है शुरुआत के दिनों में कि बच्चा बहुत कम सोता है, 2-2 घंटे में फीड के लिए उठता है, तो उससे उनकी नींद पूरी नहीं हुई होती है। लेकिन अचानक 1.5 से 2 महीने बाद एक ऐसा फेस आता है जब बच्चा लंबे समय के लिए सोने लगता है। वो 5 से 6 घंटे तक एक ही बार में सोता है। तो इससे फिर और एक नई चिंता शुरू हो जाती है, वो है SIDS की। SIDS यानी सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम। अब ये क्या है कि बहुत बार ऐसा देखने को मिलता है कि बच्चे नींद में ही बच्चों की मौत हो जाती है। तो इस चिंता से फिर माँ बाप जूझने लगते हैं जब बच्चा लंबे समय तक सोने लगता है, और वो बच्चों को बीच बीच में उठा देते हैं ये देखने के लिए कि बच्चा सही सलामत है या नहीं, वो ब्रीथ कर रहा है या नहीं। लेकिन आपको ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। बस एक चीज़ का ध्यान रखिए कि बच्चे को आप जब सुलाएं तो पेट के बल ना सुलाएं, और बच्चे के आसपास ऐसी कोई भी चीज़ें ना रखें जिनसे कि उनको नींद में सफोकेशन हो। एंड द लास्ट, नंबर 10, इनकंसोलेबल क्राइम। तो शुरुआत के दिनों में बच्चे बहुत ज़्यादा रोते हैं क्योंकि हम एज अ पेरेंट, एज अ माँ, हमें ये नहीं पता होता है कि बच्चा किस कारण से रो रहा है। और बच्चे में सिर्फ रोना ही एक ऐसा माध्यम है कम्युनिकेशन का जिसके ज़रिए वो ये हमें बता रहा होता है कि हो सकता है उसे भूख लगी हो, या फिर वो गीला हो, उसे डायपर चेंज की ज़रूरत हो, या फिर वो बीमार हो। तो बहुत सारे कारण होते हैं जिससे वो बताना चाहता है रो के कि उसे किस चीज़ की ज़रूरत है। तो शुरुआत में जैसे हमें पता नहीं चलता है कि उसे क्या चाहिए और हम उसे चुप नहीं करा पाते हैं, लेकिन धीरे धीरे जैसे टाइम बीतता जाता है, जैसे आप इस सब बातों से अवगत हो जाते हो कि उसे किस चीज़ के लिए रोना आ रहा है, तो फिर आप उसे इजीली चुप करा सकते हो। तो उसमें भी चिंता करने की कोई बात नहीं है। जैसे जैसे टाइम बीतता है, जैसे जैसे आप बच्चे के साथ फेमिलियर होते हो, वैसे वैसे उसकी डिमांड्स को भी आप जानने लगते हो और उसे चुप कराना आपके लिए बहुत ही ईजी हो जाता है। तो फ्रेंड्स, ये है वो सारी 10 चिंताएं जिसे लेकर मैं अक्सर परेशान रहा करती थी। लेकिन जैसे धीरे धीरे समय बीतता गया, जैसे जैसे मैं अपनी बच्ची के साथ फेमिलियर होती गई, मैंने अपने डॉक्टर के साथ कंसल्ट करना शुरू किया, अपने बड़ों के साथ कंसल्ट करना शुरू किया, तो मुझे पता चला कि ये सारी जो चिंताएं बिल्कुल व्यर्थ की चिंताएं हैं। ये जो चीज़ें बच्चों के साथ होती है बिल्कुल नॉर्मल है, और ऐसा सभी बच्चों के साथ होता है, और धीरे धीरे समय के साथ ये ख़त्म भी हो जाती हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपके बच्चे के साथ भी ऐसा कुछ होता हो तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन पे कमेंट करके बता सकते हैं। इससे अलग कुछ होता हो तो भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, पसंद आई हो, तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिए, और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, और मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कीजिए। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो पे इसी तरह की किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।